शनि केतु की युति श्रापित दोष। जब हमारी जन्म कुंडली में ये श्रापित दोष किसी भाव में बन जाता है तो बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है उस भाव से संबंधित जुड़े हुए व्यक्तियों से और उस भाव से जुड़े हुए लोगों से, या फिर उसके जो भी परिणाम होते हैं। जैसे कि आपके सामने एक कुंडली है, इस कुंडली में शनि और केतु तीसरे भाव में बना है। तो तीसरा भाव जो है वो हमारी पराक्रम का है, हमारी छोटी मोटी यात्राओं का है, घर से निकलने का है, कम्युनिकेशन का है और छोटे भाई बहनों का है। तो इसका मतलब क्या है कि इस भाव से संबंधित अगर बना है तो इन सब चीज़ों में हमें कहीं ना कहीं अड़चने आएगी। जैसे कि हम इस कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और दशमांश कुंडली, नवमांश कुंडली और D3 चार्ट इसलिए देखेंगे, यानी द्रेसकांड कुंडली इसलिए देखेंगे क्योंकि वो छोटे भाई बहनों के लिए होती है। तो हम उन सब चीज़ों को जो है वो परत दर परत देख के ये आंकलन लगाएंगे कि जातक के ये दोष बना है तो कितना उसको भारी नुकसान दे सकता है। पहली तो बात ये। दूसरा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कि ये कुंडली के अंदर जब दोनों ग्रह एक साथ आ जाते हैं तो क्या ये एक युति है या एक दोष है, दोनों में फ़र्क है। जैसे कि अगर दोनों ग्रहों की डिग्री का अंतराल और नक्षत्रों की भिन्नता है, जैसे कि अगर हम ये कहते हैं कि इस कुंडली के अंदर अगर हम दोनों की डिग्री देखेंगे और डिग्री का अंतराल ज़्यादा है, नक्षत्रों में भिन्नता है, तो फिर सिर्फ ये युति है और युति का हमें कोई भी तरह का दोष नहीं लगता है। उसका लाभ भी हो सकता है और उसकी हानि भी हो सकती है। अगर सब दोष बन जाएगा, यानी कि दोष का मतलब ही नुकसान है, तो अगर ये दोष बन जाता है यानी कि दोनों एक ही नक्षत्र में होंगे तब हमारे को इसके साइड इफेक्ट आएंगे। तो इस कुंडली में तीसरे घर के ऊपर है तो इसका पूरा का पूरा विवेचन करते हैं। तो आप मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है शिवाय एस्ट्रोलॉजर, आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। और फलित ज्योतिष में हमने 600 से भी अधिक वीडियोस बनाए हैं जो बहुत अच्छे हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में आपको अच्छे जो वीडियो हैं उनकी एक प्लेलिस्ट है वो मिलेगी, उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले जब भी आप जन्म कुंडली देखते हो तो कुंडली में बाकी ग्रहों को भी देखें, क्योंकि जब कोई भी कुंडली में जब कोई श्रापित या इस तरह का अशुभ योग बनता है तो अगर उसको कोई दूसरे अशुभ योग सपोर्ट करेंगे तो वो ज़्यादा बुरा हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि पूरी कुंडली को ही विवेचन करना चाहिए। लेकिन मैं आपका समय न बर्बाद करते हुए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जल्दी जल्दी बता देता हूँ। जैसे कि सिंह लग्न की कुंडली है। अब सिंह लग्न की कुंडली के अंदर अगर हम देखेंगे तो जो सूर्य लग्नेश होता है वो बहुत बढ़िया है, बुध आदित्य योग में है, तो कोई दिक्कत नहीं है जातक को पर्सनली लेवल पे। और आपका शुक्र जो है वो, सूर्य जो है वो मजबूत है, शुक्र भी यहाँ पे मजबूत है, तो कुल मिला के लग्नेश अच्छा है। तो इसका मतलब इस जातक को सपोर्ट मिलता रहेगा। अब आता है हमारी चंद्र राशि। चंद्रमा हर चीज़ में मजबूत होना चाहिए। अगर आप किसी भी बुरे वक्त में आते हो तो कॉन्फिडेंस देने वाला जो कारक होता है वो चंद्रमा होता है, जो मन का कारक है। वो पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करता है कि यार नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, कोई ना कोई सपोर्ट करेगा। चंद्रमा जैसे कि नीच का हो गया है और चतुर्थ भाव में सुख स्थान में नीच का हुआ है, इसका तात्पर्य काफ़ी बुरा होता है। तो इसका मतलब है कि एक तो यहाँ पे माइनस पॉइंट है। फिर पंचमेश क्या है, हमारे शरीर की रिकवरी, हमारी अच्छी सोच और गुणवत्ता होती है, हमारी ताकत और हमारा जो है ये माने कि एक स्मार्टनेस कह सकते हो, तो उसका मालिक है गुरु जो नीच का बैठा है। तो एक माइनस पॉइंट यहाँ पे बन चुका है। तो कुंडली के अंदर भाग्य स्थान में राहु है, गुरु जो है वो पंचमेश है, वो नीच का हुआ है, एक दोष लगा है, चंद्रमा भी थोड़ा सा नीच का है। तो कुल मिला के देखा जाए तो हमारी कुंडली में थोड़े से माइनस पॉइंट है, लेकिन लग्नेश मजबूत है तो हमें कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि चंद्रमा जो खराब हो रहा है वो इस श्रापित दोष का, यानी कि शनि और केतु की युति का हमें नुकसान दे सकता है अगर ये दोष युति फलित होती है तो अब इन दोनों की जानकारी लेते हैं। सबसे पहले शनि जो है वो यहाँ पे उच्च का है, तुला राशि में मजबूत है, वक्रीय है, चेष्टा बल को लेके बैठा है, काफ़ी मजबूत है, तो ये रिजल्ट बहुत तेज देगा। षडबल में देखते हैं तो शनि यहाँ पे 98 पॉइंट है, यानी कि हम ये कहेंगे कि ये ताकत बहुत कम पड़ रही है, यानी कि शनि थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है। किस वजह से हो रहा है उसको भी हम देखेंगे। तो आप यहाँ पे देखते हो तो विनाष्टक वर्ग में 3 पॉइंट आते हैं यहाँ पे शनि के, तो एक माइनस पॉइंट है। शनि जन्म कुंडली का जो है वो काफ़ी ज़्यादा अशुभ ग्रह, यानी कि छठे और सातवें मारक भी है और अशुभ ग्रह भी है, और सूर्य के साथ इसकी जो है वो शत्रुता भी रहती है। तो कुंडली में उच्च का जरूर है, कम्युनिकेशन के भाव में है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट कम है षडबल में। अब ये केतु के साथ है, तो यानी कि इन दोनों की युति देखते हैं तो केतु 23 डिग्री का विशाखा नक्षत्र में है जिसका मालिक गुरु है। शनि यहाँ पे 29 डिग्री का है जिसका मालिक जो है वो उसका नक्षत्र स्वामी विशाखा है, यानी कि गुरु है। तो दोनों का नक्षत्र स्वामी जो है वो गुरु है, और गुरु जन्म कुंडली का पंचमेश जो है वो नीच का होकर बैठा है। तो यानी कि जातक को
नेगेटिव अशुभ परिणाम रहेगा, यानी कि जातक का कम्युनिकेशन दिक्कत रहेगा, छोटे भाई बहनों से दिक्कत रहेगी, पड़ोसियों से दिक्कत रहेगी, जातक को हमेशा पड़ोसियों से कंपटीशन रहेगा और पड़ोसी ये कर रहा है मेरे पास ये नहीं है। ये एक जो ज्वलनशील प्रवृत्ति है ये बहुत ज़्यादा तीव्र गति से आएगी, क्योंकि जब लग्नेश 10वें घर में बैठा है तो आदमी अपने स्टेटस के लिए, अपने बढ़ोतरी के लिए जीता है और सोचता है कि यार मेरे को बहुत कुछ करना है। लेकिन यही सूर्य अगर 12वें घर में चला जाता है तो जातक संतुष्ट होता है कि नहीं यार कोई बात नहीं, इसके साथ इतना है तो कोई नहीं, हम भी कम नहीं है। तो ये संतुष्टि जो है वो यहाँ पे जातक को नहीं, क्योंकि बुद्ध जो है वो 7वें घर में है तो जातक के मन में नए नए विचार, बुद्धि स्वभाव है, हमेशा नए विचार पैदा करेगा। वो सूर्य 7 में है, 10वें घर में जब सूर्य होता है तो दिग्बली हो जाता है, तो वहाँ पे क्या करता है, वो सोचता है यार मुझे तो सब कुछ चाहिए। सुख स्थान का बात है, लाभ घर में है तो उसको भी चाहिए। देखिए सुख सबको चाहिए, परंतु इसकी क्या होता है, कुछ न कुछ कीमत होती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन पैदा हो रहा है और छोटे भाई बहनों को भी नुकसान का योग बन रहे हैं। पराक्रम कमजोर हो रहा है, पराक्रम को जो है वो दोष लगा। तो इतना जो हमने सोचा है, इससे हमें ये प्रतीत होता है कि जातक की जन्म कुंडली में ये जो योग है वो दोष में परिवर्तित हो गया है। अब इस जातक को तीसरे घर से संबंधित दिक्कतें आएगी। तो इस कुंडली के अंदर जो है वो ये शनि और केतु का श्रापित दोष बन चुका है, तो जातक को इसके बहुत अशुभ परिणाम जरूर मिलेंगे। अब देखिए जैसे कि तीसरा घर है तो वाणी का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, चंद्रमा नीच का होता है, तो वाणी और कम्युनिकेशन में भी जो है वो कहीं ना कहीं गुस्सा, लोगों के साथ थोड़ा सा जैसे कि ज़्यादा जल्दी सोच लेना, नेगेटिव सोच लेना और किसी को बारे में हीन भावना को भी दर्शाता है ये, और जल्दी से जल्दी रिजल्ट को लाने की कोशिश करता है, यानी कि कुछ भी हो मेरे को तो ये चाहिए, ये करना है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ये कहीं ना कहीं जो है वो इस दोष के कारण आती है। अब इसे हम क्या करेंगे कि नवमांस और दशमांस के द्वारा भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि जो इन दोनों का नक्षत्र स्वामी गुरु है वो यहाँ पे नीच का है, तो एक तो ये माइनस पॉइंट बन गया, तो यानी कि ये जो दोष था ये काफ़ी ज़्यादा दुरांतक हो गया, तो इसका एक हमें नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम इसको नवमांस में लेके चलते हैं तो ये गुरु उच्च का हो गया है, और इन दोनों की जो युति थी, यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिग्री का जो गैप था, यानी कि शनि 29 का है, ये जो है वो 23 का, तो 6 डिग्री का अंतराल था, जिससे क्या हुआ कि नवमांस में इनकी जो है वो दूरी बन गई। यानी कि जो एक नवमांस होता है वो 3 डिग्री और 20 मिनट का होता है, जिससे क्या हुआ कि नवमांस में इसकी जो है वो स्थान बदल गया। जैसे कि केतु आ गया 10वें घर में और शनि आ गया यहाँ पे 11वें घर में, तो हम कहेंगे कि वैवाहिक जीवन में अड़चने नहीं होगी, यानी कि इसका कम्युनिकेशन जैसा भी होगा, पति से संबंधित दिक्कतें नहीं होगी, यानी कि अपने पति के साथ जो है वो हो सकता है वार्तालाप में गड़बड़ हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई कम्युनिकेशन गैप होगा। प्रेम भाव से छोटी मोटी जो है वो नोकझोंक होगी, लेकिन बाकी बहुत बढ़िया रहेगा, तो ये यहाँ पे दिखाता है। फिर क्या होता है कि जो मंगल बहुत कुंडली में मजबूत है वो यहाँ पे नवमांस में भी इसके तीसरे घर में आ जाता है, तो इसका कम्युनिकेशन वहाँ पे भी सॉल्व करता है, अच्छा करता है। और जो चंद्रमा था यहाँ पे वो मित्र राशि में सिंह में चला जाता है, जिससे कि इसको लाभ होता है। सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, गुरु जो है वो उच्च का होने से जातक का जो कम्युनिकेशन और जो दाम्पत्य सुख है उसमें कमी नहीं आएगी, एक प्लस पॉइंट है। और दोनों का जो यहाँ पे युति जो थी, ये जो युति थी, ये दोस्त था, वो यहाँ पे अलग हो गया, उसका हमें लाभ मिलेगा। अब हम इसको जो है वो D10 चार्ट में देखेंगे, यानी दशमांश कुंडली में। तो दशमांश कुंडली में अगर हम देखते हैं तो केतु 6ठे घर में चला गया और शनि जो है वो चला गया आपके 8वें घर में, तो यानी कि जातक के कर्म में भी ये युति टूट गई है, ये दोष टूट गया है। लेकिन दोनों के दोनों 6ठे और 8वें त्रिक भाव में गया है, शनि यहाँ पे फिर दोष में है। तो हम एक चीज़ कहेंगे कि कर्म से संबंधित लाभ नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को घर पे रहना या फिर जो भी कार्य करें उसमें अनैतिक तरीके से धन कमाने की कोशिश न करें, या फिर जो है वो अपना मेहनत से जेन्युइन तरीके से धन कमाए, किसी के साथ पार्टनरशिप न करे, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता है और उसका पैसा जो है वो डूबेगा, लोगों को ब्याज पे यारी दोस्ती में न दे, ऐसे में नुकसान होगा। हाँ, कर्म का अगर हम दशमांश का बहुत अच्छी तरह से फलादेश करते हैं तो उससे उसका व्यापार भी निखर के आता है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस युति के प्रभावों को देख रहे हैं, तो हमने ये देखा कि इसके कम्युनिकेशन से संबंधित, पराक्रम से संबंधित तो दिक्कत हो ही रही है, यहाँ पे दशमांश में जो है वो इसका नुकसान हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन नवमांश में यानी दाम्पत्य सुखों में कमी नहीं आई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पे लाभ का योग बना है। तो अब हम जो है वो D3 चार्ट में चलते हैं, यानी द्रेषकांड कुंडली में। द्रेषकांड कुंडली जो है वो छोटे भाई बहनों के लिए देखी जाती है, सगे संबंधियों के लिए, पड़ोसियों के लिए देखी जाती है। तो इस कुंडली में अगर हम देखते हैं तो शनि और केतु दोनों वापस साथ में आ गए हैं और मिथुन राशि में, द्विस्वभावी राशि में आ गए हैं। तो और सप्तम घर जो है वो मारक स्थान होता है उसमें आ गया है। और यहाँ पे क्या होगा कि ये जो शनि और केतु है इनके साथ मंगल भी आ गया है। मंगल क्या है, छोटे भाइयों का और पड़ोसियों का भी कारक होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि लड़ाई झगड़ा और छोटे भाई को भयंकर तनाव, छोटे भाई का ये कह सकते हो कि छोटे भाई को करियर संबंधित बहुत दिक्कतें आएंगी, जीवन में उसको काफ़ी दिक्कतें रहेगी। अगर हम इसको छोटे भाई की कुंडली मान लेते हैं तो लग्न में बैठा है राहु, छोटे भाई का जीवन नरक तुल्य कर देता है।
यहाँ पे सामने सातवें घर में वैवाहिक जीवन खत्म। हाँ, शुक्र पांचवें घर में है तो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को मेंटेन जरूर करेगा, लेकिन फिर भी वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा, माथाफोड़ी, हर तरह से गलत आते, सब कुछ नुकसान। और चंद्रमा वहाँ पे जाके फिर नीच का हुआ है। इसका मतलब क्या है कि छोटे भाई बहन जो भी होंगे उसको भटकना और पूर्ण रूप से उसके भटकने के योग बनते हैं। तो यहाँ पे इस युति का दो दोष है। कभी हम ये ना सोचें कि हमारी जन्म कुंडली में कोई भी दोष बना है वो सिर्फ हमें ही नुकसान देगा। हमसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग होते हैं, किसी न किसी भाव से कोई ना कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है, तो उसको भी नुकसान हो सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पे जुड़ा होता तो छोटे भाई बहन या कोई पक्का मित्र, कई बार हम देखते हैं हमारा मित्र हमेशा दुखी रहता है। क्यों? हमारे जन्म कुंडली के कारण भी हो जाता है। हमको वैसे ही मित्र मिलता है, वो दुखी होना ही था, उसकी कुंडली में तो दोष था ही, हमारे में भी दोष था, तो वो हमको मिला और वो दुखी हुआ, उसके कारण हम भी दुखी हुए, क्योंकि हमारे कुंडली में वो दोष है। तो यहाँ पे छोटे भाई को ये दिक्कत नजर आती है जो। और मंगल क्या है कि छोटे भाइयों का कारक है, और जन्म कुंडली के अंदर देखते तो पंचमेश है, यहाँ पे चंद्रमा इसका नीच का, और मंगल, तो यहाँ पे मंगल जो है वो शनि के साथ आता है तो अक्रांता योग बनता है, केतु के साथ आने से अंगार का योग बनता है। तो इस कारण हम ये कह सकते हैं कि जन्म कुंडली में D3 चरण यानी द्रेषकांड में जातक के नुकसान, तो इसके जो पड़ोसी होंगे उनसे कभी नहीं बनेगी, या वो फिर छोटे मोटे कंपटीशन उनसे रहेंगे, या छोटी मोटी वार्तालाप उनसे होती रहेगी, और छोटे भाई बहनों की भी तकलीफें रहेगी। तो ये यहाँ पे पूर्ण रूप से हमें पता चलता है। तो कुंडली में लग्न, नवमांश, दशमांश को देखते हुए, अब नवमांश में मजबूत हुआ तो इसके पति से संबंधित दिक्कतें नहीं आएगी, पति को लाभ होगा, पति से संबंधित इसका भी नेचर अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे गिरेगा कौन? छोटे भाई बहन और पड़ोसी। तो इन तीन लोगों को यहाँ पे दिक्कत रहेगी। तो ये जो दोष अगर बनता है कुंडली में तो इसकी शांति करानी चाहिए नासिक उज्जैन जाके। इसके लिए आप जो है वो शनि केतु के दान करें, दोनों चीज़ों को मिला के, दोनों के बीज मंत्र करें। और सबसे बढ़िया होता है भगवान शिव जी का हर श्रावण में जो है वो रुद्र अभिषेक किया जाए, बहुत लाभ होता है। और एक इसका सबसे बड़ा उपाय क्या है? पितृ सूक्त का जाप करें, और इसकी शांति करानी चाहिए। और पितृ सूक्त का जाप नित्य क्रम में करना चाहिए। अमावस के दिन छुट्टी रखनी चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। काम बोले तो घरेलू नहीं, व्यापारिक तौर पे काम नहीं करना चाहिए। और क्या करना चाहिए कि भाई जो आपका पीपल का वृक्ष है, हनुमान जी का मंदिर है, उनमें आपको पूजा पाठ करनी चाहिए। जैसे पीपल के वृक्ष में दीपक जलाना, और आपके हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ाना, ये जो उपाय होते हैं वो करनी चाहिए। हमारे जो पितृ हैं उनका जो है वो शांति के लिए हमें पितृ सूक्त का जाप करते रहना चाहिए, जिससे कि हमें लाभ, और अमावस के दिन विशेष तौर पे करना चाहिए, जिससे कि हमें उनका लाभ। और भी बहुत सारे उपाय होते हैं छोटे छोटे कुंडलियों को देखते हुए। और कुंडली के अंदर जो मजबूत ग्रह होता है, जैसे लग्नेश मजबूत है तो लग्नेश का रत्न पहनने से भी हमें लाभ होता है। तो इस तरह से हमें पूरी कुंडली को मेंटेन करना चाहिए। तो इस वीडियो के द्वारा हमने ये देखा कि ये जो युति या ये जो दोष बना उसका हमें और हमारे रिलेटिव को क्या नुकसान हुआ। तो इससे आप अपनी कुंडली में भी आइडिया निकाल सकते हो। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।